सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम देखते हैं तीसरा पाठ जिसका शीर्षक है मेरा देश मेरी माँ, जो कि एक संकलित कहानी है। पाठ के बारे में जानने से पहले हम शीर्षक का मतलब जानेंगे। मेरा देश मेरी माँ, क्या मतलब है इसका? माँ कौन होती है? जो हमें जन्म देती है, जो हमारे साथ हमारे घर में रहती है, जिसको हम माँ, मम्मी, अम्मा अलग अलग नाम से बुलाते हैं, है ना। और एक माँ होती है धरती माता, जहाँ पर हमने जन्म लिया है। जो देश है, मातृभूमि है, ये भारत देश हमारी दूसरी माँ है। अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में देखते होंगे आप लोग, किस प्रकार के से भारत के सीमा में मतलब बॉर्डर में सैनिक कैसे दिन रात देश की रक्षा करते हैं, और उसी प्रकार देश की रक्षा में वो अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। वो अपने जन्म देने वाली माता से भी बढ़कर इस देश को मानते हैं, मातृभूमि को सबसे पहले मानते हैं। इसलिए इसकी रक्षा के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। इसलिए एक सैनिक की कहानी है, इसलिए इस पाठ का शीर्षक दिया गया है मेरा देश मेरी माँ, क्योंकि एक सैनिक के लिए उसका देश उसकी माँ से भी बढ़कर होता है। देश एक माँ के समान होती है। तो हम पाठ की तरफ बढ़ेंगे। विद्यार्थियों ध्यान रहे, जब मैं पाठ का वाचन करूंगी आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर मेरे साथ अनुकरण वाचन करोगे, ताकि कष्टकर शब्दों को उच्चारण करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, देश के जो सैनिक होता है, देश की रक्षा करना है उससे सबसे बड़ा कर्तव्य मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश की रक्षा करना। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजय माला पहनते। कभी भी डरकर पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, पीछे मुड़कर भागना नहीं चाहिए, हिम्मत से लड़ना चाहिए, तभी उसको विजय प्राप्त होगी, वो विजयी बनेगा। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगाता है, वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते। ये कहानी इसलिए दिया गया है, आप बच्चों में देश के प्रति वो देशभक्ति पैदा हो, आप भी वीर बने, आप भी साहसी बने, और आपको भी अपने कर्तव्यों के प्रति आप भी सजग रहे। इसलिए इस पाठ को यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं, पाठ की तरफ जाते हैं। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। सन 1965 मतलब 1965 की एक शाम, एक इवनिंग, हर तरफ शांत वातावरण था। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, किसी को कोई आशंका नहीं थी। आशंका मतलब कोई डाउट नहीं था, आराम से अपने अपने काम में एकदम शांत वातावरण था, बैठे थे सब लोग। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तभी अचानक दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण करना मतलब हमला करना, अटैक करना। तो यहाँ पर दिया है हमला, अटैक, आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया, क्योंकि इन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की, एक्सपेक्ट नहीं किया था हमला होगा। अचानक से आक्रमण हुआ तो भारत के सेना के सारे सैनिक चौंक गए। चौंक जाना मतलब आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना, चकित हो जाना। देखिए, चौंक जाना मतलब चकित हो जाना, बहुत ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अनएक्सपेक्टेडली वो वहाँ पर उन्होंने आक्रमण कर दिया, उन्होंने अटैक कर दिया, तो ये लोग सब चौंक गए। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश दिया। आप जानते हैं, हमें जैसे छुट्टियां मिलती है हर संडे को, लेकिन सैनिकों को ऐसे छुट्टी नहीं मिलती, बहुत ही कम छुट्टियां मिलती हैं। उन छुट्टियों में वो अपने अपने गांव चले जाते हैं। फिर भी अगर कोई मुसीबत आ गई, उन्हें तुरंत वापस
युद्ध भूमि में आना पड़ता है। इस बार भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि अचानक दुश्मनों ने आक्रमण किया। जो छुट्टी के लिए कुछ सैनिक गांव चले गए थे, उन्हें वापस आने का आदेश मतलब ऑर्डर भेजा गया। जो भी छुट्टी के लिए गए, हॉलीडेज पे गए हैं, वो सारे के सारे सैनिक वापस ड्यूटी पर आ जाए, वापस अपने काम पर आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि दुश्मनों ने भारत पर अचानक आक्रमण किया। कब किया? 1965 में भारत पर अचानक आक्रमण किया। इसलिए सैनिकों को, जो भी छुट्टी में गए थे, गांव में गए थे, उन सारे सैनिकों को वापस बुलाया गया। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली कि जाने की तैयारी कर, उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। ऐसे ही एक ऑर्डर मिला एक मेजर को, जो भी गांव में गए थे, वो भी गांव में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। जैसे ही उन्हें आदेश मिला, ऑर्डर मिला, वो वापस वहां पर बॉर्डर में, सीमा में जाने के लिए तैयार हो गए। सारी तैयारी उन्होंने कर ली। जाने से पहले अपने माँ के चरण छुए आशीर्वाद लेने के लिए। माँ का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। माँ का दिल है, बहुत ही, बच्चे जब भी दूर जाते हैं माँ को बहुत बुरा लगता है। अगर कोई बेटा, वो भी सेना में हो, वो सैनिक हो, देश की रक्षा के लिए जा रहा है, तो माँ तो रोएगी, क्योंकि जो सैनिक युद्ध में जाता है, कोई उम्मीद नहीं होती कि वो वापस आता है। इसलिए माँ की जो ममत्व है, ममत्व मतलब ममता, उसकी जो ममता है वो जाग उठी। उसके आंखों में आंसू भर आए। उसने क्या किया? अपने बेटे को गले लगा लिया। गले लगाना मतलब आलिंगन करना, उसे अपने गले से लगा लिया। मेजर का गला भी रूंध गया। रूंध जाना मतलब जब भी हमें रोना आता है, हम बोल नहीं पाते, तब हमारा गला क्या होता है? रूंध जाता है, गदगदित होता है। रूंध जाना, गदगद होना। तो मेजर को भी कुछ बोलने को नहीं बन रहा था। उन्हें भी माँ के जो आंसू दिख रहे थे, उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था। उनके जो आवाज़ भी, उनके जो गला भी रूंध गया, गदगदित हो गया। पर तुरंत मातृभूमि का स्मरण आया। लेकिन वो ये माँ के लिए मातृभूमि का जो कर्तव्य है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं भूल सकते। तुरंत उन्हें अपने मातृभूमि का स्मरण मतलब याद आया उन्हें। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र को सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, युद्ध भूमि के लिए जब बेटा निकल रहा है, माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। माँ जानती है, बेटे को जाने नहीं देना चाहती वो, फिर भी वो जानती है एक सैनिक का कर्तव्य होता है राष्ट्र रक्षा। वो उसके जीवन का सबसे पहला कर्तव्य होता है। इसलिए माँ ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, आज अभी देश का, राष्ट्र का रक्षा करना ही हर एक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। जाओ बेटा, हिम्मत से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ ने याद दिलाया, बेटा जाओ, हिम्मत से लड़ो। और याद रहे, भारत की जो परंपरा है, भारत सेना के लोगों की परंपरा है, हमेशा हिम्मत से आगे बढ़ो। गोलियां अपने सीने पर खाओ, पीठ पर नहीं। पीठ पर क्यों नहीं? जब आप पीठ दिखाकर भागोगे, गोलियां कहाँ पर लगेगी? पीठ पर लगेगी। तो माँ कहती है, बेटा कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागना, हिम्मत से आगे बढ़ते जाओ और हिम्मत से लड़ो, दुश्मनों को हराओ। ऐसे बेटे को आशीर्वाद दिया। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। अभी जैसे हमने देखा, अचानक भारत पर आक्रमण हुआ, दुश्मनों ने आक्रमण किया। सारे जो सैनिक थे, जो छुट्टियों पे चले गए थे, उन लोगों को वापस आने का आदेश मिला। गांव में जो मेजर था, छुट्टियों के दिन बिता रहे थे, उन्हें भी आदेश मिला। वो पहले क्या किया, उन्होंने माँ के चरण छुए, आशीर्वाद लिया। माँ ने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने बोला, बेटा अभी भारतीय के, हर एक भारतीय का यह कर्तव्य है वो राष्ट्र रक्षा करे। हर भारतीय का यही कर्तव्य है, वो राष्ट्र की रक्षा करे। और तुम हिम्मत से जाओ और अपना कर्तव्य का पालन करो। और याद रहे, भारतीय परंपरा क्या है?
सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। कभी पीठ दिखाकर मत भागना, कभी डर कर मत भागना, हिम्मत से आगे बढ़ना। अगर गोलियां आए भी तो भागना नहीं, उन गोलियों को सीने पर लेना, पीठ पर नहीं। इस प्रकार माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद किया। फिर वैसे मेजर क्या करते, वहाँ से निकलकर माँ से आशीर्वाद लेकर सीधा युद्ध भूमि में चले जाते हैं। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था, बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा था। हर तरफ से गोलियां चल रही है, हर तरफ से लोग लड़ रहे हैं, गोलियों की आवाज़ गूंज रही है। भीषण रूप से, भीषण मतलब बहुत ही भयानक रूप से चल रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। वो एक नहर है जो कि बहुत बड़ी चुनौती मतलब चैलेंजिंग था। उस मोर्चा मतलब वो एक टीम होती है, उसको लीड करना होता है, किसी मेजर को उस टीम को लीड करना होता है। यही सोचते हैं कि वो बहुत ही चैलेंजिंग वाला है। उस टीम को, उस सैनिकों के जो टुकड़ी को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन उसको संभालेगा। वो बहुत ही चुनौती है, बड़ी सी दीवार है, उसको तोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो सब लोग यही सोच रहे थे, ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। प्रश्न उठा, अभेद्य दीवार। अभेद्य मतलब न तोड़ा जा सके, जिसको तोड़ा ना जाए। भेद्य मतलब तोड़ा जाए। भेद्य विरोध शब्द है अभेद्य। अभेद्य मतलब कभी तोड़ा ना जा सके। इच्छोगिल नहर ऐसी दीवार है, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल था, उसके आगे बढ़ना असंभव था। सबके लिए यही था, इस मोर्चे को कौन संभालेगा। कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था। ये इच्छोगिल नहर को पार करना या उस दीवार को तोड़ना इतना आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। इसके आगे बढ़ना, इसका मतलब मौत के साथ जूझना, मतलब मौत के साथ लड़ने जैसा था, बहुत ही मुश्किल काम था। पर वीर कभी मौत के भय से रुके नहीं हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, जो वीर है, जो हिम्मत वाले हैं, वो कभी मौत से, मरने से कभी नहीं डरते, मौत के डर से कभी रुकते नहीं हैं। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। एक गांव से आए हुए वही मेजर, तुरंत वो मेजर जिसने माँ से आशीर्वाद लेकर आया था ना युद्ध भूमि में, उसी मेजर में बोला, जी मैं उस मोर्चा को संभालूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। उन्होंने सारा का सारा मोर्चा संभाला। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आपने देखा होगा टीवी में सब ये मिलिट्री वाले कैसे युद्ध करते हैं, ज़मीन में गिरकर रेंगते हुए उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। सामने से बड़े बड़े टैंकर्स, आपने देखा होगा फिल्मों में या कहीं पिक्चर्स में देखा होगा कि कैसे टैंकर्स होते हैं, उसमें बड़े बड़े गोला बारूद वो फेंकते हैं। तो ये सामने वाले जो होते हैं वो ज़मीन पर रेंगते हुए जाते, चुप चुप कर जाना पड़ता है। उसी प्रकार अब मेजर ने अपनी टुकड़ी को संभालते हुए आगे बढ़ने लगे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहला देने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दे पाड़ने की कोशिश कर रहा था। दिल दहला देने वाली मतलब दिल दहलाना मतलब भयभीत करना, बहुत ही डरावनी, जैसे गोलियां कान के पास से निकल रही, इतनी बड़ी शोर हो रही है। तो फिर भी न डरते हुए मेजर आगे बढ़ रहे थे। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था। मतलब जो मेजर है उन पर पूरा देशभक्ति का जो जोश है ना वो सवार हुआ था। वो ये नहीं चाहते थे कि जब तक वो हटे वहाँ तक इंतज़ार, वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो आगे बढ़ते गए। इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों के ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपने बंदूक से गोली चलाते हुए सामने तो दुश्मनों के टैंकर्स जो खड़े हैं ना उनको ध्वस्त करना मतलब नाश करना। तो उनको नाश करते हुए गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। सोचिए, अगर आप सामने से जा रहे हो, सामने से गोलियां आ रही है तो लगेगी, है ना। तो जैसे जा रहे थे मेजर, ये टैंकों को ध्वस्त कर रहे थे, उसी तरह दुश्मनों ने भी बहुत सारी गोलियां चलाई। वो सनसनाते हुए, देखिए गोलियां आते हुए ऐसी आवाज़ आती है, सनसनाते हुए आई, पेट व हाथ में गोलियां लग गई।
मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं, माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। लेकिन जैसे मेजर आगे बढ़ रहे थे, गोलियां सामने से आ रहे थे, लेकिन मेजर ने पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि माँ ने उन्हें क्या कहा था? ये कहा था भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। उनको अपनी माँ की बातें याद आ गई, इसलिए वो रुके नहीं है। हाथ में गोली घुस गई और पेट में गोली घुस गई, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती रही। उनके गाँव पूरे तरह से खून बह रहा है, फिर भी उसकी परवाह न करते हुए वो आगे बढ़ते। गोलियां आके उनके सीने में, सीने मतलब छाती में घुस रही थी, उनके चेस्ट, सीने में एक के बाद एक गोलियां घुस रही थी, लेकिन मेजर रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। उन्हें बोला गया कि पीछे आ जाओ, क्योंकि पीछे जो खड़े थे उनको भी पता था कि आगे बहुत सारी गोलियां चल रही हैं, आगे जाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उन्हें बोला गया आप पीछे आ जाओ। लेकिन मेजर के कदम मतलब उनके स्टेप्स, उनके पैर रुके नहीं, वे आगे बढ़ते गए। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। उन्होंने अंत में सारे के सारे जितने टैंकर उनके सामने थे, सारे के सारे टैंकरों को ध्वस्त किया। ध्वस्त करना मतलब नाश करना, सभी टैंकरों को नाश किया। फिर उनको विजयश्री मतलब वो विजय उन्होंने पाकर तभी वो वहाँ पर रुके। तब तक वे रुके नहीं जब तक उन्होंने सारे के सारे दुश्मनों के टैंकरों को ध्वस्त किया। तुरंत अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया। उनको बहुत सारी गोलियां घुस गई थी, वो सारे पूरे उनके शरीर से खून निकल रहा था, वो वहीं गिर गए और बेहोश हो गए। तो उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल लिया गया। अमृतसर के एक सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारी गोलियां घुसने से उनके सारी छाती छलनी मतलब पूरा टुकड़ा मतलब पूरा हर तरफ से छेद हो गया था। पूरे शरीर में उनके पूरे छाती में छेद हो गया था। छलनी मतलब छेद हो गया था। इस वजह से वो वहीं बेहोश होकर पड़े रहे। रूंधे गले से अधिकारियों से पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, क्योंकि अभी बेहोश हुए थे, फिर भी उनके सांसें थोड़ी बहुत बाकी थी। तभी उनके बड़े अधिकारियों ने उनसे पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या? अगर इच्छा है तो आप बताइए। मेजर के सीने में बहुत सारे गोलियां लगी हुई थी, कसक रहा था, दर्द हो रहा था, फिर भी मुस्कुराते हुए मेजर ने कहा, हाँ है, मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। मेजर ने इतने गोलियों के दर्द होने के बावजूद उन्होंने मुस्कुराते हुए अधिकारियों से कहा, हाँ मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरी माँ तक यह संदेश पहुंचा देना कि आपके बेटे ने सारी गोलियां अपने सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। वो अंतिम सांस तक वो लड़ते रहा, सारे के सारे गोलियां अपने सीने पर खाई है, ये संदेश आप मेरे माँ तक पहुंचा दीजिए। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे। ये गांव से आए हुए मेजर और कोई नहीं था, ये थे आशाराम त्यागी, जो कि 1965 भारत और पाकिस्तान के युद्ध में वो शहीद हो गए थे। उन्होंने अपने प्राण की बाजी लगाकर युद्ध किया और इस भारत देश की उन्होंने रक्षा की। मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। आशाराम त्यागी जी एक सैनिक थे और 21 सितंबर को जो युद्ध हुआ था 1965 में, जो अचानक आक्रमण किया था दुश्मनों ने, उस आक्रमण में मेजर आशाराम त्यागी ने बहुत ही हिम्मत से लड़ाई की और उन्होंने विजयश्री को अपने गले लगाया और बिना किसी डर के, बिना मौत के डर के वो आगे बढ़ते रहे। सारी की सारी गोलियां उन्होंने अपनी छाती पर खाई और अपनी देश की रक्षा की।
दीपक बुझ गया पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती है। वो तो चले गए, शहीद हो गए, वो एक दिया थी, वो बुझ गया, लेकिन उसकी जो रोशनी है बाकी देशभक्तों के लिए राह दिखाती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं एक सैनिक के लिए ये मातृभूमि, ये देश उसके माँ से भी बढ़कर होती है। यहाँ पर आप जानते हैं किस वीरता से आशाराम त्यागी जी ने युद्ध किया और बहुत ही हिम्मत से अपने देश की रक्षा की। आगे से आपको नोट्स इसका दिया गया है, इसके प्रश्नोत्तर का अभ्यास कीजिए। उम्मीद है आपको ये जो पाठ है अच्छे से समझ में आ गया है। धन्यवाद।